दोस्तों, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ अभी आपने इस थंबनेल पे क्लिक किया कि कुछ शॉर्ट ट्रिक जानने को मिलेगी इस डेली डोज के नए एपिसोड में, यकीन मानिए दोस्तों, आपका वो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल पूरे होने वाला है। एक बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उसको क्वेश्चन में सॉल्व भी करूंगा, उसको क्वेश्चन को मैं अप्लाई भी करूंगा, जिससे आपको कोई भी फॉर्मूला रेसिप्रोकल लेवलिंग का याद नहीं रखना पड़ेगा। क्या है वो शॉर्ट ट्रिक? उससे पहले थोड़ा रेसिप्रोकल लेवलिंग को जान लेते हैं। अगर मेरे पास कोई नदी जा रही है यहां से और उस नदी के दो अपोजिट साइड ए और बी पॉइंट है और मेरे को ए और बी का एलिवेशन का डिफरेंस चाहिए, तो एक तरीका तो ये है कि नदी के बीचों बीच में स्टाफ रख दूं, क्योंकि जब मैं बीचों बीच स्टाफ रखता हूं दो पॉइंट्स के, तो मेरे को कॉलिमेशन, कर्वेचर, रिफ्रैक्शन कोई भी करेक्शन लगाने की जरूरत नहीं होती है। वो अपने आप में ही रीडिंग एरर फ्री होती है। क्यों? क्योंकि जब मैं बीचों बीच इंस्ट्रूमेंट रखता हूं तो जितनी गलती वहां कर रहा हूंगा, सेम मैग्नीट्यूड में गलती मैं इधर भी कर रहा हूंगा, और जब दोनों का एलिवेशन का डिफरेंस निकालूंगा तो वो मिस्टेक भी सबट्रैक्ट हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। लेकिन अभी नदी के समय में तो हम बीच में स्टाफ नहीं रख, इंस्ट्रूमेंट नहीं रख सकते हैं। मैं तो नहीं रख सकता और आप भी रजनीकांत नहीं हैं, आप भी नहीं रख सकते। उम्मीद कर रहा हूं कि रजनीकांत साहब अभी इस वीडियो को नहीं देख रहे होंगे। तो मैं और आप दोनों ही, वी कैन नॉट पुट द इंस्ट्रूमेंट एट द सेंटर, सो वी विल बी डूइंग रेसिप्रोकल लेवलिंग हियर। फर्स्ट we'll be putting an instrument here at near A, okay, in between there is a river, and then we will be putting instrument in near B. While when the instrument was A, we are taking the readings x1 and y1 at the two staffs, and when the instrument was there, we are taking the readings x2 and y2. Now इसके बाद अब मेरे पास ये फाइनल एक्सप्रेशन आ जाता है, उसके स्टेप्स पे नहीं जा रहा हूं, मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है, एंड दिस एक्सप्रेशन इज फ्री फ्रॉम कर्वेचर एंड कॉलिमेशन एंड रिफ्रैक्शन एरर। ठीक है, तो आपके पास ये कर्वेचर करेक्शन नहीं है, ये कर्वेचर करेक्शन को अकाउंट फॉर किया गया है, उसके कारण कोई एरर नहीं आएगा। कॉलिमेशन को भी अकाउंट फॉर किया गया है, लेकिन शर्त है कि ये दोनों इंस्ट्रूमेंट सेम हो, क्योंकि इसकी डेरिवेशन पे मैं इधर के समय और उधर के समय दोनों में ही करेक्शन अल्फा मानता हूं, अल्फा डैश नहीं मानता हूं, दोनों पे अल्फा, दोनों पे अल्फा मतलब दोनों में सेम दिक्कतें हैं, सेम कॉलिमेशन एरर है, और दोनों में ही मैंने करेक्शन अल्फा अल्फा माना या एरर माइनस अल्फा माना था इसके डेरिवेशन करते हुए। इसका मतलब कि एटमॉस्फेयर भी सेम था, ये मानता हूं मैं, अदरवाइज रिफ्रैक्शन में भी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर भी सेम था, मतलब जो टेम्परेचर डिफरेंस था इन दोनों के बीच में जिससे वो कर्व रिफ्रैक्ट हो रही होगी वो भी सेम था। तो ये फॉर्मूला सही है, एरर ड्यू टू कर्वेचर तो कभी नहीं होगा, और अगर इंस्ट्रूमेंट दोनों सेम हैं तो कॉलिमेशन भी नहीं होगा, और टेम्परेचर उस समय दोनों तरफ सराउंडिंग सेम था तो रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा। ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है, और ये फॉर्मूला से हम क्वेश्चन देखो कैसे करते हैं। ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट दे रखा है, आपके पास बी की एलिवेशन पूछी है जबकि आपको ए की दे रखी है। आपको ये आपके फिगर के रूप में बनाऊं मैं, तो फिगर के रूप में ऐसा कुछ दिखेगा आप ये कि ए और बी पे स्टाफ रखा। जब इंस्ट्रूमेंट ए के पास था तो रीडिंग ए पे 1.625 और 2.54 आई, और जब मेरा इंस्ट्रूमेंट बी के पास था तो ए पे रीडिंग 0.725 और बी पे 1.405 आई। अब मैं इनसे ये फॉर्मूला लगाता हूं तो मेरे पास यहां से आर एल ऑफ ए दे रखा है, यहां से आर एल ऑफ बी मेरे पास आ जाएगा 99.305। लेकिन कब? जब मैंने ये फॉर्मूला लगाया। ओके, अब मैं क्या कह रहा हूं, सेम क्वेश्चन को कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, भूल जाओ। मैं भूल गया एग्जाम में ये फॉर्मूला, तो मैं क्या कह रहा हूं, ऐसा मैंने किया भी था जब मैं अपने बीटेक फोर्थ ईयर में था कि भूल जाओ यार, फॉर्मूला याद नहीं है, एक बार इसी रीडिंग को देख लो। तो यहां से आर एल ऑफ बी कितना होता, आर एल ऑफ बी होता, मैं आर एल ऑफ ए से ऊपर गया 1.625, ओके 1.625 नीचे ए से ऊपर गया, फिर नीचे 2.54 आ गया, तो यहां से मेरे पास आर एल बी पहुंच जाएगा, और यहां से आर एल बी की वैल्यू 99.185 आ जाएगी, 99.185 आ जाएगी। ठीक है, अब मैं एक बार इसको भूल जाता हूं और मैं एक बार इसको देख लेता हूं, येलो वाले को। तो मैं वहां से आर एल ऑफ ए से प्लस ऊपर गया 0.725, नीचे 1.405 आया, तो मैं पहुंच गया आर एल बी पे। यहां से आर एल बी की वैल्यू मेरे पास 99.425 आ जाएगी। दोनों समय अलग अलग वैल्यू, दोनों समय अलग अलग वैल्यू, क्योंकि दोनों में ही करेक्शन आपके पास एरर हो रहे हैं। तो यहां से इन दोनों का फिर मैं एवरेज वैल्यू निकालूंगा, यहां से मैं दोनों का एवरेज वैल्यू निकालूंगा,
दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, तो मेरे पास वैल्यू वही आ जाएगी जो इतना बड़ा फॉर्मूला लगा के आ रही है। और एक्चुअल में अगर आप देखोगे वो फॉर्मूले को गहराई से देखोगे, जब उसके स्टेप्स देखोगे, तो दैट फॉर्मूला ऑल्सो इज द एवरेज ऑफ दीज टू वैल्यूज। ठीक है, तो कभी आप एग्जाम में ये भूल जाएं, ऑल्दो फॉर्मूला भी सेम ही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई बहुत बड़ा जादू नहीं हो रहा है यहां पर। तो आप क्या करें, एक बार इस रीडिंग के कारण आरएलबी निकाल लें, एक बार इस रीडिंग के कारण आरएलबी निकाल लें, जिस तरीके से हम नॉर्मल लेवलिंग में करते हैं, कोई रेसिप्रोकल नहीं, नॉर्मल लेवलिंग में करते हैं, और दोनों का एवरेज ले लें। अब मैं एक एमएसक्यू आपको होमवर्क में दे रहा हूं, और एक ऐसा एमएसक्यू है जिससे सारे के सारे रेसिप्रोकल लेवलिंग में जितना भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं सारे कवर हो जाएंगे, और आंसर भी बता दे रहा हूं, चारों सही है। ये तो हमने निकाल ही दिया, कॉलिमेशन एरर का फॉर्मूला निकालोगे तो ये भी सही आ जाएगा। और कॉलिमेशन एरर जब भी मेरे पास पॉजिटिव आता है, मतलब मेजर्ड वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि एरर होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, तो अगर मेजर्ड वैल्यू ज्यादा है मतलब ऊपर कॉलिमेशन एरर देख रहा हूं, और ये tan थीटा इज दिस एरर 0.0527 डिवाइड बाय डिस्टेंस 1000 मीटर, तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी 10.87 सेकेंड्स। पॉजिटिव है तो अपवर्ड होगा। ट्राई करिएगा, कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज डू लेट मी नो, एंड ऑल्सो गाइस प्लीज वन स्मॉल रिक्वेस्ट on the comment box, please let me know, do you like this video and what are other topics that you want to know. Thank you.